हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाक्य के आवश्यक अंग। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक और 11-12 के लिए भी, साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य के आवश्यक तत्व जो होते हैं वो 6 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला सार्थकता, दूसरा अविच्छिन्नता, तीसरा योग्यता, चौथा पूर्णता, पांचवा मेल या समन्वय। मेल का समन्वय गलती से लिख गया बच्चों, मेल या समन्वय। और छठा है पद क्रम। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है सार्थकता। वाक्य का गठन सार्थक शब्दों से होना चाहिए, तभी वह अर्थपूर्ण होगा, है ना। वाक्य क्या होगा ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे, तो एक वाक्यों के माध्यम से तो बोल रही हूँ, तो वाक्य जो है, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो समझ लीजिए कि वह सार्थक वाक्य है। वाक्य का गठन सार्थक शब्दों से होना चाहिए, तभी वह अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोला जाए कि पेड़ नीला दौड़ रहा है। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? पेड़ पहले तो दौड़ नहीं रहा, दौड़ेगा नहीं, फिर नीला पेड़ कैसे होगा? तो कुछ अजीब सा वाक्य बन गया ये। तो इस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। सार्थक वाक्य क्या होगा? लड़का तेज दौड़ रहा है। ठीक है, अगर ये वाक्य बनाते हैं तो ये बिल्कुल सार्थक है और अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, देखिए बच्चों, परिस्थितिवश कहीं निरर्थक शब्द आ भी जाए तो वाक्य में उसका प्रयोग अर्थपूर्ण होना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपना स्वयं का अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है, लेकिन वाक्य में उनका प्रयोग अगर अर्थपूर्ण है तो वो सार्थक माना जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, खट खट क्या है बच्चों? ये तो निरर्थक शब्द है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि दरवाजे पर किसी ने खट खट की, है ना, तो इसका प्रयोग अर्थपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, समझ में आ गया ना सार्थकता। चलिए दूसरी चीज समझते हैं। दूसरा है अविच्छिन्नता। वाक्य के पदों में अविच्छिन्नता अथवा समीपता होनी चाहिए, है ना। विच्छिन्न नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से दूर दूर नहीं होने चाहिए, आपस में उनमें पदों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर ही वाक्य बनाते हैं, समीप होकर, तभी जो वाक्य होता है वो सही अर्थ देता है। जब वाक्य ऐसा हो कि शब्द सही ढंग से जुड़े हों, पढ़ते समय दिमाग अपने आप आगे बढ़े, बीच में सोच कर रुकना न पड़े, वही अविच्छिन्न वाक्य है। ठीक है, ऐसा नहीं लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अटक रहा है ना, ऐसा नहीं लगे तो समझ लीजिए कि वही अविच्छिन्न वाक्य है। असंगत शब्दों के मेल से वाक्य बनाना या अटक अटक कर बोलना, दोनों स्थितियों में वाक्य का स्तर गिरता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे राम स्कूल कल गया, लिखा जाए अगर तो समीपता विच्छिन्नता में परिवर्तित हो जाती है ना। हम बोलते राम स्कूल कल गया, तो कहीं ना कहीं कुछ अटकन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि स्पष्टता नहीं है वाक्य में। तो यहाँ पर जो वाक्य का मुख्य ढांचा है, वाक्य के मुख्य ढांचे में क्या होता है? कर्ता होता है। सबसे पहले कर्ता होता है, अंत में क्रिया होती है और बीच में अन्य पद होते हैं, कोई भी दूसरे शब्द हो सकते हैं। तो वाक्य का जो ढांचा है, कर्ता और अन्य पद और क्रिया, ये तो मौजूद है ना। देखो, राम स्कूल कल गया, गया क्रिया हो गई, अंत में हो गई। राम जो है वो कर्ता है, सबसे पहले है, और स्कूल कल ये दूसरे पद हैं। तो ये पूरा ढांचा, इस हिसाब से ढांचा तो सही है, लेकिन प्रवाह में यानी कि पढ़ते समय अटकन आती है, ऐसा अटक सा लगता है कि कुछ न कुछ अटक रहा है। जब शब्द ऐसे रखे हों कि पढ़ने वाला मन ही मन अटक जाए, है ना,
जब शब्द ऐसे रखे हों कि पढ़ने वाला मन ही मन अटक जाए तो वहाँ अविच्छिन्नता नहीं होती है ना, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई रुकावट है, अच्छा फ्लो नहीं आ रहा है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। वह किताबें बहुत कल लाई। अब इस तरह का अगर हम वाक्य बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अजीब है, इसमें कोई प्रवाह नहीं है, इसमें कुछ अटकन है ना। तो इस वाक्य में प्रवाह की कमी है ना। सही वाक्य क्या होगा? वह कल बहुत किताबें लाई। अब देखिए दोनों वाक्य में, देखिए बच्चों ध्यान से, पहले वाक्य में वह यानी कि कर्ता सबसे पहले है और लाई क्रिया सबसे अंत में है, तो वाक्य का ढांचा तो सही है इस हिसाब से देखा जाए, लेकिन इसमें एक अटकन है, एक प्रवाह की कमी है, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अविच्छिन्नता में वाक्य का ढांचा तो सही होता है, लेकिन उसके प्रवाह में कमी होती है, वो बोलने में अटकता है और हमें कहीं ना कहीं वाक्य की कमी दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो सही वाक्य वह कल बहुत किताबें लाई, बिल्कुल क्लियर, भाव स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो है वो है योग्यता, ठीक है। योग्यता का अर्थ है शक्ति या सामर्थ्य। यदि कोई वाक्य बनाए, अमिता डंडे से आटा गूंदती है या पत्थर रो रहा है तो वाक्य नितांत ही अशुद्ध होगा। भला अमिता डंडे से कहीं आटा गूंद सकती है क्या, या पत्थर रो सकता है क्या, है ना। डंडे में आटा गूंदने की योग्यता नहीं है, पत्थर में रोने की योग्यता नहीं है। इसलिए वाक्य रचना करते समय कर्ता की योग्यता के अनुसार क्रिया का विन्यास करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो वाक्य आपके सामने अगर आते हैं ना, तो आप झट से पहचान जाओगे, क्योंकि ये कुछ अटपटे से आपको लगेंगे, तो आप जान जाओगे कि इसमें योग्यता की कमी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पूर्णता। वाक्य अपने में पूर्ण होना चाहिए। जैसे माधव करता है, अरे भाई क्या करता है? सोता है। कौन सोता है? खाएगी। अरे कौन खाएगी? क्या खाएगी? कुछ तो बताओ। तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं ना, ये आधे अधूरे वाक्य होते हैं, अपूर्ण वाक्य होते हैं। तो इसलिए हमें कैसे इन्हें बोलना पड़ेगा? माधव हिंदी का गृह कार्य करता है। हो गया ना पूर्ण वाक्य, पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। अमन सोता है, ठीक है, अमन सोता है, ठीक है, बात है, पूरी बात क्लियर हो गई। राधिका सेब खाएगी, ठीक है, कौन खाएगा? राधिका खाएगी, ये भी वाक्य क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सारी आवश्यक जानकारियाँ हमें मिल गई हैं। तो वाक्य रचना पूर्ण कब समय होती है? जब वहाँ उसमें सारी आवश्यक जानकारियाँ मिल जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम, मेल या समन्वय। वाक्य में लिंग, लिंग समझते हो ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। काल, काल क्या होती है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और कारक। कारक हम लोग ने पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर संबंध का की के अधिक, है ना, संबोधन है, अरे इस तरीके से हमने कारक पढ़े थे। तो इनका क्रिया के साथ समन्वय होना आवश्यक है, ठीक है। अगर समन्वय नहीं होगा तो समन्वय के अभाव में वाक्य निरर्थक अथवा भ्रमपूर्ण हो जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लड़का किताब पढ़ रही है अरे भाई अजीब नहीं लग रहा? लड़का किताब पढ़ रही है थोड़ी होता है, किताब पढ़ रही है तो लड़की होना चाहिए था, या यहाँ पर लड़की किताब पढ़ रही है, या फिर लड़का किताब पढ़ रहा है ना। तो लिंग के अनुसार मेल ना होने के कारण ये सही नहीं है। सही वाक्य क्या होगा? लड़का किताब पढ़ रहा है, या फिर लड़की कि, किताब पढ़ रही है ना, ऐसे भी ठीक हो सकता है। इसी तरह से लड़कियां मैदान में खेल रही है ना। यहाँ पर क्या है? लड़कियां, ये तो बहुवचन है, और लास्ट में क्या लिखा है? क्रिया क्या लिखी है तो एक के लिए यूज होता है। तो वचन के मेल ना होने के कारण ये सही नहीं है। सही वाक्य क्या होगा? लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, पद क्रम। पद क्रम का मतलब होता है पदों में उचित क्रमबद्धता होना, सीक्वेंस होना। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना नितांत आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में ना होने पर उससे स्पष्टता नहीं होती, ठीक है। जैसे ये देखिए, है जाता बाजार अजय, है
हाँ, है जाता बाजार अजय। तो भाई क्रिया आपने पहले लिख दी, है ना? कर्ता सबसे अंत में लिख दिया। तो ये वाक्य में क्रम सही नहीं है, इसलिए इसमें स्पष्टता नहीं आ रही है। भाई हम कोई कविता थोड़ी लिख रहे हैं। तो सही वाक्य क्या होगा? अजय बाजार जाता है। ये बिल्कुल सही क्रम में ये वाक्य है। सबसे पहले अजय यानी करता है, बीच में बाजार और अंत में जाता है। क्रिया आ गई, क्रिया अंत में आनी चाहिए और कर्ता सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो अब दोनों वाक्यों में शब्द तो सारे समान हैं, लेकिन पहले वाक्य में पद क्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया पहले आ गई और कर्ता बीच में आ गया। जबकि दूसरा वाक्य पद क्रम अनुकूल है, क्योंकि इसमें वाक्य का जो मुख्य ढांचा है कर्ता प्लस अन्य पद प्लस क्रिया मौजूद है। इसीलिए तो दूसरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है और पहले का नहीं हो रहा। चलिए अब बच्चों वाक्य के आवश्यक तत्व याद करने की आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ आपको, है ना? और बच्चों अपनी फटाफट अंगूठे को कश दीजिए, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको व्याकरण की हर चीज़ एक ट्रिक से बताऊंगी और बहुत ही इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अब ट्रिक देखिए, एक लाइन याद करनी है आपको। सार्थक और अवि योग्यता और पूर्णता के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। दो बच्चे मान लीजिए बालक हैं, सार्थक और अवि, और दो लड़कियां हैं, योग्यता और पूर्णता। ये सब फ्रेंड्स हैं, ये मिलकर पढ़ रहे हैं। सार्थक और अवि योग्यता और पूर्णता के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। सार्थक से बन गया सार्थकता, अवि से बन गया अविच्छिन्नता, योग्यता पूर्णता मिलकर से बन गया मेल या समन्वय, और पढ़ रहे हैं यानी प से बन गया पदक्रम। क्यों बच्चों, आसान है ना? अच्छा आपको बताऊं बच्चों, दिसंबर 2026 के अभी जो नेट एग्जाम हुआ है ना, उसमें योग्यता से संबंधित प्रश्न आया था, है ना? सोच लीजिए कितने हाई लेवल तक भी ये वाले प्रश्न आते हैं, और छोटी छोटी क्लास में भी आ जाते हैं, 6, 7, 8 में भी वाक्य के से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से व्याकरण को, ग्रामर को खूब आसान ढंग से पढ़ते रहिए। लर्न हिंदी विद अंजू मैम में अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।